नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी नई प्लेलिस्ट एनर्जी मैनेजमेंट में आज समझते हैं स्ट्रेटेजिक एनर्जी प्लानिंग को। शुरू करते हैं आज की वीडियो। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार किसी राष्ट्र में इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी की रिडक्शन के लिए सभी लोगों के पास यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए मॉडर्न क्लीन एनर्जी का, जो अफोर्डेबल भी होनी चाहिए और रिलायबल भी होनी चाहिए। अगर कहीं हम ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इससे अवसर कम हो जाएंगे, नौकरियां कम पैदा होगी, बिजनेस डेवलपमेंट रुकेगा और लोगों को हेल्थ और एजुकेशन की सुविधाएं भी कम मिलेगी। तो किसी भी विकास कार्यक्रम में एनर्जी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा सभी लोग मानते हैं। एनर्जी सिस्टम की प्लानिंग और डेवलपमेंट है वो एनर्जी रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन चाहता है और हम ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जो हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति को सस्टेनेबल तरीके से कर सके। एक स्ट्रेटेजिक एनर्जी प्लान एक रोड मैप है, एक रास्ता है हमें, जो हमारी एनर्जी गोल्स को जो नजदीक के काल में या लंबे समय काल में हम किस तरह से प्राप्त करेंगे। जो हमारे एनर्जी प्लान के जो उद्देश्य हैं उनका निर्धारण वो सभी स्टेक होल्डर करेंगे जो एनर्जी के व्यवसाय में किसी न किसी रूप से जुड़े हों, और उन सभी की भागीदारी से ही हमारा जो प्लान है उसकी सक्सेस लंबे समय तक बनी रहेगी। स्ट्रेटेजिक एनर्जी प्लान एक छोटा सा डॉक्यूमेंट हो सकता है जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लानिंग का जो निर्णय हुआ है उसकी जानकारी दे रहा हो, और वो एक ऐसी डिटेल्ड गाइड बुक भी हो सकती है जिसमें एनर्जी प्लान के उद्देश्य किस तरह से उन्हें हम इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट करते समय जो मेजरमेंट और वेरिफिकेशन के प्रोसीजर्स हैं और किस तरह की रिपोर्टिंग की आवश्यकता होगी, उन सब का विवरण भी हो सकता है। किसी भी जगह पे एनर्जी प्लानिंग अक्सर ऊर्जा स्रोतों की प्राइजेज में अचानक तेज वृद्धि होने पर की जाती है, या हम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपेयर या रिप्लेसमेंट में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम एनर्जी प्लानिंग करते हैं। और कभी कभी राजनीतिक रूप से कुछ परिवर्तन होने पर भी राज्यों में एनर्जी प्लान्स बदले जाते हैं। एक प्लान को तैयार करने से हम धन और रिसोर्सेज की बचत कर सकते हैं अपनी आगामी और दूरगामी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। एक अच्छा स्ट्रेटेजिक एनर्जी प्लान है वो न केवल लागतों को कम करेगा बल्कि वो कंज्यूमर्स के कंफर्ट को भी बढ़ा देगा, क्योंकि वो एनर्जी एफिशिएंट इंप्रूवमेंट्स की तरफ भी ध्यान रखेगा, पर्यावरण के रेगुलेशंस को भी पूरा करेगा। एक अच्छे प्लानिंग से हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो डिले होते हैं या कैंसिलेशंस हो सकते हैं उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, और हम क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स को भी इस तरह से अच्छी प्लानिंग से रोक सकते हैं। कोई स्ट्रेटेजिक एनर्जी प्लानिंग करने में हमें कुछ महीने लग सकते हैं। ये समय काल डिपेंड करेगा कि हमारे उद्देश्य क्या हैं और हम प्लानिंग को कितनी गहराई से करते हैं, क्योंकि ऊर्जा परियोजनाओं में सार्वजनिक फंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट लगता है। तो उस पब्लिक फंड की ऑप्टिमाइजेशन के लिए यह जरूरी है कि हम पॉलिसीज और प्रोग्राम को चेक करें और सारे तरह के जो स्टेक होल्डर है उनके फीडबैक से प्राप्त जानकारी के आधार पर की गई प्लानिंग है उसकी सफलता आपसी समन्वय से निश्चित रूप से संभव हो जाएगी। स्ट्रेटेजिक एनर्जी प्लानिंग प्रोसेस को समझते हैं। एक बेसिक एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन प्लानिंग है या स्ट्रेटेजिक एनर्जी प्लानिंग है, उसके 9 चरण हो सकते हैं, 9 स्टेप का ये प्रोसीजर हो सकता है। पहले चरण में हम सभी स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करके उन्हें आपस में बातचीत के लिए बुलाते हैं। किसी भी एनर्जी प्लान के लिए जिसमें कोई भी जिसका एनर्जी के जनरेशन कंट्रोल सेल या यूज में इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो, कोल गैस या किसी दूसरी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के रूप में हो, उन सभी को आपस में मिलाकर बातचीत से जो उनके विचार निकलते हैं उसके आधार पे हमारे प्लानिंग के ड्राफ्ट को बनाना चाहिए। एक अच्छी प्लानिंग के लिए जरूरी है कि सभी तरह के स्टेक होल्डर का बैलेंस रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और उसमें मॉडरेट और एक्सट्रीम दोनों व्यू पॉइंट के लोग होने चाहिए ताकि हम सारा रिप्रेजेंटेटिव रूप प्लानिंग से पहले पा सकें। फिर हमें एक लीडरशिप टीम बनानी चाहिए दूसरे चरण में, जिसके पास पावर हो डिसीजन लेने की और डायरेक्शंस हो फंड और रिसोर्सेज को अलोकेट करने की, और वो हमारे इस प्लानिंग प्रोजेक्ट को पूरे प्रोसेस के दौरान ठीक से प्रमोट कर सकें। अगर हम कुछ एक्टिव एडवोकेट्स को, वॉलंटियर्स को और कुछ कोऑर्डिनेट्स तकनीकी सलाहकारों को हायर करके हम इस प्रोसेस को अच्छा चला सकते हैं। जैसे हमारे देश भारत में नीति आयोग के कोऑर्डिनेशन में प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में इंटर मिनिस्ट्रियल जो कमेटी है वो प्लानिंग के लिए लीडरशिप टीम का काम करती है। स्टेक होल्डर्स में आपसी विचार विमर्श के बाद जो हमारे काबिल लीडरशिप टीम है वो एक कॉमन एनर्जी विजन को डेवलप करेगी। हमारी एनर्जी प्लानिंग के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या हैं और टॉप प्रायोरिटीज क्या हैं वो हम एक पहली मीटिंग में तय कर लेंगे। आमतौर पे जो ऑब्जेक्टिव और प्रायोरिटीज हैं वो इस प्रकार हो सकते हैं। हमें एनर्जी की रिलायबिलिटी को
इंक्रीज करना है और एंश्योर करना है। जो अनिश्चितताएं हैं ऊर्जा के उपलब्धता में, उन्हें कम करना है। हमें लोकल रिसोर्सेज पे ज्यादा ध्यान देना है। इंपोर्ट्स और ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी भारी हैं और हमारी एनर्जी रिलायबिलिटी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे हमें बचना है। हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो दूसरे विकास के कार्य करने हो सकते हैं, वो हमारी प्रायोरिटी हो सकती है। डिफरेंट तरह की जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनमें डाइवर्सिफिकेशन की बात हो सकती है एक प्रायोरिटी। हमें इन्वायरमेंटल इंपैक्ट जो एनर्जी रिसोर्सेज से डेवलप हो रहे हैं उन्हें मिनिमाइज करने की बात हो सकती है। हम अपना आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए भी बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम एनर्जी की अफोर्डेबिलिटी जो सहज सबको उपलब्ध हो जाए यूनिवर्सली, उस पर भी प्रायोरिटी बना सकते हैं। सभी स्टेक होल्डर जब एक कॉमन विजन बना लेते हैं तो हमारे जो एफर्ट्स हैं वो यूनिफाइड हो जाते हैं और उनकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। हम एक विजन को छोटे स्टेटमेंट में पूरे प्रोसेस को गाइड करने के लिए बना सकते हैं। जैसे न्यूयॉर्क सिटी का जो एनर्जी विजन है वो है एश्योरिंग रिलायबल, अफोर्डेबल एंड क्लीन इलेक्ट्रिसिटी इज एसेंशियल टू कंटिन्यू अट्रैक्ट एंड रिटेंशन ऑफ बिजनेस एंड रेजिडेंट्स इन न्यूयॉर्क सिटी। यानी न्यूयॉर्क शहर में व्यापार और निवासियों की लगातार उपस्थिति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम उन्हें एक विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ इलेक्ट्रिसिटी लगातार उपलब्ध कराएं। इसी तरह से टोरंटो कनाडा के विजन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि हम क्लाइमेट चेंज के जो इंपैक्ट आते हैं, बहुत ज्यादा तूफानी मौसम होने पे भी जो ऊर्जा वादित होती है, उस तरह की स्थितियों को रोकेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े शहर के रूप में टोरंटो को विकसित करेंगे। स्ट्रेटेजिक एनर्जी प्लान की स्टेप 4 नेशनल एनर्जी बेसलाइन डेवलप करना है। एक सब ग्रुप को स्टेब्लिश किया जाएगा जो भावी राष्ट्रीय ऊर्जा आवश्यकताओं को, जो हमारी बेसलाइन रहेगी, उसे डेवलप करेगा और ये हमारे आगे के सारे एनालिसिस के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होगी। किसी नेशन के लिए किस किस सेक्टर में कितनी ऊर्जा की आवश्यकताएं होंगी, इसका सही आंकलन हमें मदद करेगा कि हमें किस तरह के प्रोजेक्ट या प्रोग्राम हमारी राष्ट्र की आवश्यकताओं के लिए लगाने होंगे। राष्ट्र में ऊर्जा आवश्यकताओं की जो बेसलाइन है वो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि इसी की मदद से हम जो हमारे पोटेंशियल प्रोग्राम्स हैं उनके कॉस्ट बेनिफिट की रैंकिंग करेंगे और डिसीजन मेकिंग करेंगे। एक एनर्जी बेसलाइन का पता लगाने के लिए जो आंकड़े आएंगे वो पुरानी एनुअल रिपोर्ट्स हो सकती हैं अलग अलग यूटिलिटीज की, वो डिफरेंट एजेंसीज द्वारा बहुत डिटेल्ड सेक्टर और सब सेक्टर वाइज एनर्जी कंजम्पशंस के डाटा हो सकते हैं। हमें जो बजट अवेलेबल है और जिस तरह से हम जानकारियों को इकट्ठा कर रहे हैं उसके आधार पे हमें नेशनल एनर्जी बेसलाइन बनाने में मदद मिलेगी। कुछ एक्सपर्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, वो बेंचमार्किंग टूल्स को इस्तेमाल करके और प्लानिंग टूल्स को इस्तेमाल करके इस तरह के एनर्जी बेसलाइंस को छोटे सर्वे और मैथमेटिकल एनालिसिस से बहुत एग्जैक्ट बना सकते हैं। हमारी स्ट्रेटेजिक एनर्जी प्लानिंग की स्टेप 5 एनर्जी गोल्स को डेवलप करना है जो आधारित होगा हमारे विजन और बेसलाइंस पर। जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके जो विचार हैं वो हमारे लिए प्लानिंग के सबसे बेस्ट आइडियाज हो सकते हैं। जैसे स्टेक होल्डर्स ने तय कर दिया कि हम फोजाइल फ्यूल जो एनर्जी है उसके यूज को अगले 10 सालों में सर्टेन अमाउंट में कम करेंगे। आपस में विचार विमर्श करके वो अमाउंट उन्होंने तय कर ली है। तो हम उन गोल्स को राष्ट्र या कम्युनिटी में स्पेसिफिक तरीके से बांट सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ फोजाइल फ्यूल की आवश्यकताओं को हम एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम से दूर कर लेंगे और बाकियों के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी की इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम विजन और बेसलाइन के आधार पे अपने एनर्जी गोल्स को डेवलप कर लेंगे। अगली स्टेप्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम आइडेंटिफाई करेंगे और इवेलुएट करेंगे सप्लाई और डिमांड जो एनर्जी की है वो किस तरह से हम रिसोर्सेज से मीट आउट करेंगे। हम जो अलग अलग तरह के हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज के प्रोग्राम्स हैं उनमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस को समझेंगे और उनको रैंकिंग के आधार पे हमारी जो बेसलाइन ऊर्जा आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब हम अलग अलग विकल्पों के बीच में रैंकिंग कर रहे होते हैं उस समय हमारे पास सारी तरह के जो इंफॉर्मेशन हैं वो सही तरीके से अवेलेबल होनी चाहिए और आपस में कंपैरिजन करने के लिए और इवैल्यूएशन करने के लिए हर प्रोग्राम की हमें लगभग सेम तरह की मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। अलग अलग ऑप्शंस के बीच में कॉस्ट इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने के लिए कई तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं जो हमारी प्रोग्राम गोल्स के अनुसार हमें विकल्प उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जो टोटल रिसोर्स कॉस्ट है उस तरह से जो टेस्टिंग करना है वो सबसे ज्यादा कॉमन तरीका है इन दिनों। और हम किसी भी प्रोजेक्ट की इनिशियल कॉस्ट ना देकर लाइफ साइकिल बेनिफिट देखना पसंद करेंगे। प्लानिंग की अगली स्टेज में जो भी प्रोग्राम हमारे प्रपोज हो गए उनके लिए हम फंडिंग सोर्सेज को आइडेंटिफाई करके फंड को सिक्योर
करेंगे। जो हमारे फाइनेंशियल सपोर्ट्स आने वाले हैं प्रोग्राम्स के लिए, उनको सुनिश्चित किया जाएगा। आमतौर पे जो एनर्जी एफिशिएंसी और रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हें हम गवर्नमेंट के बजट से ही फंड करते हैं, क्योंकि वो उनके सपोर्ट के बिना लागू करना मुश्किल है। कई बार हमें उसके लिए लोन और दूसरा फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सटर्नल सोर्सेज से भी प्राप्त करना हो सकता है। कुछ ऐसे भी हमारे प्रपोज प्रोग्राम हो सकते हैं जो सेल्फ रिलायंट और सेल्फ फंडिंग हो जाएंगी कुछ समय बाद, या फिर एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद वो स्वयं अपने फंड को रेज कर लेंगे। एक बार जब फंडिंग मैकेनिज्म आइडेंटिफाई हो गया है तो हम कुछ एडिशनल प्रोग्राम भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स के लिए फंड्स को एश्योर करने के बाद हमें अगली स्टेप में पूरे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को कंपाइल करना होगा, जिसमें एनर्जी प्लान के ऑब्जेक्टिव्स, गोल, बेसलाइन, जो हमारे प्रोग्राम्स के ऑप्शंस हैं और जो सराउंडिंग के एनालिसिस आए और एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन आई है, वो सब एक डॉक्यूमेंट में कंसोलिडेट कर दिए जाएंगे और इस इंफॉर्मेशन को हम पब्लिकली कमेंट के लिए अवेलेबल करा देंगे। इस कंपाइल्ड कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट्स में प्रोग्राम की जो प्रोग्रेस है उसकी रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग के भी ओवरऑल प्रोग्राम्स को दिया हुआ होगा, ताकि हम इसकी वर्किंग को सही तरीके से इंश्योर कर सकें। अर्थात इस स्टेप में हमारी जो अगली रिव्यू की स्टेप 9 है, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम दिया हुआ होगा। अब इस प्लान के इंप्लीमेंटेशंस के लिए हम सही स्टेक होल्डर का चयन करके प्लान का एग्जीक्यूशन शुरू कर देंगे। आमतौर पे एक गवर्नमेंट एजेंसी है, वो इस पूरे काम को कोऑर्डिनेट करेगी और बाद में निगरानी भी करेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, हम पूरे प्लान का मेजरमेंट करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे और अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम अपने प्लान में हल्के परिवर्तन भी करेंगे। प्लान के एग्जीक्यूशन के दौरान जो मेजरमेंट और वेरिफिकेशंस है वो बहुत जरूरी है, ताकि हम सही तरीके से पता कर सकें कि हमें जो एनर्जी प्लान में बेंचमार्किंग की थी उसी के कंपेरेबल एनर्जी सेविंग्स आ रही है कि नहीं आ रही है। और जो रेगुलर इवैल्यूएशन है उसके आधार पे हम अगर आवश्यकता हुई तो प्लान को अल्टर करके ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स को भी अश्योर कर सकते हैं। एक सेंट्रल वेबसाइट है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम प्लान की जो पीरियोडिक प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो पब्लिक को ट्रैकिंग के लिए दे सकते हैं और जो पब्लिक ओपिनियन और फीडबैक और रिव्यूज हैं उन्हें भी वहां प्राप्त करके उनका डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 9 स्टेप के इस प्रोसीजर से किसी भी नेशन या कम्युनिटी के लिए स्ट्रेटेजिक तरीके से एनर्जी की प्लानिंग कर सकते हैं और एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अगर हम हमारे देश भारत की बात करें तो 130 करोड़ की 1.3 बिलियन पॉपुलेशन के साथ इंडिया न केवल दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा संख्या वाला देश है, बल्कि वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के आधार पर निर्णय करें तो हमारे देश में पिछले दिनों हमने सभी को अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध हो जाए और क्लीन कुकिंग के तरीके मिल जाएं, इसको हमारे एनर्जी एजेंडा में सबसे ऊपर प्राथमिकता दी। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, पेट्रो इंपोर्ट के रिडक्शन, ग्रीन एनर्जी और पॉल्यूशन कंट्रोल, ये भी हमारी एनर्जी स्ट्रेटेजी के दूसरे आवश्यक कंपोनेंट्स बने हुए हैं। हम भारत की एनर्जी प्लानिंग स्ट्रेटेजी को 3 भागों में बांट सकते हैं: तत्कालीन, इमीडिएट, मीडियम टर्म, मध्यमवर्ती 2 से 10 सालों के बीच की, और लॉन्ग टर्म एक लंबे समय काल के लिए। तो जो इस सारी स्ट्रेटेजी के लिए जो वेरियस कंपोनेंट्स हम इस्तेमाल करेंगे उन्हें हम समझ सकते हैं। अगर हमें तत्काल कोई एनर्जी स्ट्रेटेजी की बात करनी होगी तो हमें जो वेरियस एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं उनके जो टैरिफ स्ट्रक्चर है उन्हें रैशनलाइज करना होगा। जो हमारे एग्जिस्टिंग एनर्जी असेट्स हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तय करना होगा। जो हमारा एनर्जी रिसोर्सेज का प्रोडक्शन का तंत्र है उसमें एफिशिएंसी का सुधार करना होगा। जो अलग अलग जगह पे लॉसेज होते हैं जैसे पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, उन्हें घटाना होगा। इसी तरह से हमारी कोल, ऑयल और गैस की जो इंडस्ट्री है उसमें भी जो एनर्जी लॉसेज हो रहे हैं उन्हें कम करना होगा। हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मदद से ऐसी टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर करना है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो एनर्जी सिस्टम्स के लिए, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के डेवलपमेंट की भी बात करनी होगी। मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी में हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मेजर्स का इस्तेमाल करके डिमांड को मैनेज करना होगा, ताकि हम बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को भी अपने वर्तमान सीमित संसाधनों से पूरा करने की व्यवस्था कर सकें। हमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है एप्रोप्रिएट मॉडल मिक्स करना होगा और रोड की बजाय रेल ट्रांसपोर्टेशन पे ज्यादा ध्यान देना होगा। रेलवे ट्रैक्शन के भी इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ाना होगा और प्राइवेट मोड के ट्रांसपोर्टेशन की बजाय पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट के पब्लिक मोड्स ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा ध्यान देना होगा, जिससे हमें एनर्जी एफिशिएंसी बढ़े और हमारा जो पेट्रोलियम इंपोर्ट्स है उस पे कंट्रोल हो। हमें हमारे रोड ट्रांसपोर्ट में एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना होगा। इसमें हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, व्हीकल के ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन करना और पेट्रोलियम के बजाय सीएनजी पर आधारित व्हीकल्स का ज्यादा इस्तेमाल करना और सिंथेटिक बायोफ्यूल का इस्तेमाल करना शामिल है। हम जो एनर्जी इंटेंसिव बड़ी इंडस्ट्रीज है उनमें एनर्जी एफिशिएंट
एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज का अडॉप्शन करेंगे, उनके लिए कंपलसरी एनर्जी ऑडिट्स और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स चलाएंगे। और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन पे स्टार रेटिंग की लेवलिंग का प्रोग्राम चलाकर हम एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करेंगे। हम शहरों में ट्रांसपोर्टेशन और कुकिंग के लिए गैस के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की क्रिएशन करेंगे और आवश्यकता अनुसार हम नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल की बजाय रिन्यूएबल जो सोर्स हैं हमारे सोलर, विंड और बायोमास, उन पर ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ाएंगे। अब समझते हैं हमारी एनर्जी प्लानिंग में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज क्या होंगी। हम हमारी इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट करके एनर्जी एफिशिएंसीज को बढ़ाएंगे। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से जनरेशन करके हम जनरेशन एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। हाई वोल्टेज के एसी और डीसी ट्रांसमिशन से हम ट्रांसमिशन लॉसेस को कम कर देंगे और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऑगमेंटेशंस करके, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के स्ट्रेटेजीज करके और स्काडा से लोड मैनेजमेंट करके हम एफिशिएंसीज को बढ़ाएंगे। हम कोल, ऑयल और नेचुरल गैस के प्रोडक्शंस को ज्यादा एफिशिएंट बनाएंगे। जो हमारे तेल के कुएं में नेचुरल गैस की फ्लेयरिंग होती है उसे रोकेंगे और नई रिफाइनरीज का निर्माण करके हमारे पेट्रोलियम इंपोर्ट्स को कंट्रोल करेंगे। एनर्जी सेक्टर में डीरेगुलेशन करके प्राइवेटाइजेशन को प्रोत्साहन करेंगे ताकि हमारे एनर्जी सेक्टर में कंपटीशन और प्राइवेट रिसोर्सेज से जो डेवलपमेंट होंगे उससे हमारे एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स को मदद मिलेगी। हम सभी तरह के फ्यूल प्राइस को डीकंट्रोल करने की बात करेंगे ताकि उनकी प्राइसिंग को हम कंपिटिटिव बना दें। पावर सेक्टर के अलावा हम ऑयल और कोल को भी प्राइवेटाइजेशन के लिए ओपन कर देंगे ताकि हमारी कंपटीशन से एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट की बात बने। प्राइवेट सेक्टर के सभी ऊर्जा से क्षेत्रों में पार्टिसिपेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अप्रूवल प्रोसेस को ज्यादा सरल बनाया जाएगा और इसी तरह से जो हमारे इन्वेस्टमेंट लेजिस्लेशन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, उनको भी आसान बनाकर अट्रैक्टिव किया जाएगा ताकि हमारे एनर्जी सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए। तो ये कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हो सकती है हमारे इंडियन एनर्जी सेक्टर की प्लानिंग के बारे में। इस वीडियो से आपको किसी भी कम्युनिटी या नेशन के लिए स्ट्रेटेजिक एनर्जी प्लानिंग किस प्रकार करते हैं वो समझ में आई होगी। हमारी इसी श्रृंखला की दूसरी वीडियो से आपका विषय समझ और सुधरेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।